नमस्कार दोस्तों। पिछली 2 क्लासों में हमने लगभग पीएसआई रास्ता हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं और उसी श्रृंखला के आगे 51 से 100 तक के क्वेश्चन आज हम इसका क्लास में हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपका जो प्यार हमें लगातार मिल रहा है उसके लिए सर्वप्रथम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आप और भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल रमन स्कूल ऑफ आईएएस एंड आरएस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। पहली क्लास में 4 अप्रैल मैंने बोला था, वो 4 अप्रैल को एग्जाम नहीं है, वो 5 और 6 अप्रैल को पीएसआई की एग्जाम है। तो प्लीज इसे आप नोटिस रखना। तो चलो शुरू करते हैं इसी श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 51 है, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। इस संदर्भ में जेतर सिंह की अन्य सैन्य सफलताओं के बारे में कौन सा कथन क्या है असत्य है? कौन सा कथन क्या है असत्य है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेतर सिंह के शासनकाल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा? स्वर्ण काल कहा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, जेतर सिंह ने नादौल के चौहानों को पराजित कर उनके प्रभाव को समाप्त किया। बिल्कुल सही है। असत्य हमें कथन ढूंढना है इसमें। जालोर के उदय सिंह सोनग्रा की पुत्री रूपा देवी का विवाह अपने पुत्र तेज सिंह से करते हैं। बिल्कुल सही है। द्वितीय क्वेश्चन है, द्वितीय ऑप्शन है उन्होंने गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक वीर धवल को युद्ध में पराजित कर मेवाड़ की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया। यह भी सही है। थर्ड है, सी है, जेतर सिंह ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के 1248 ईस्वी के आक्रमण को भी सफलतापूर्वक विफल कर दिया। यह भी ऑप्शन सही है। तो क्या बचा? डी। लेकिन फिर भी हम इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जेतर सिंह के समय ही मेवाड़ में पहली बार अष्टकोणीय दुर्ग के निर्माण शैली का प्रारंभ हुआ जो चित्तौड़गढ़ के सुदर्जीकरण में दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि जेतर सिंह के समय चित्तौड़गढ़ का सुदृढ़ीकरण अवश्य हुआ, लेकिन अष्टकोणीय दुर्ग शैली का जो कोई स्पष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य उनके काल से नहीं जुड़ा हुआ है। यह शैली मुख्य रूप से उत्तर मध्यकाल और मुगल प्रभाव के बाद अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। अतः जेतर सिंह के समय अष्टकोणीय दुर्ग शैली का कोई भी साक्ष्य हमें ऐतिहासिक साक्ष्य में प्राप्त नहीं होता है। सत्य पक्ष क्या कहेंगे इसके बारे में कि जेतर सिंह ने नाडौल के चौहानों को दबाया, वहीं गुजरात के वीर धवल को युद्ध में उलझाए रखा और नसरुद्दीन मोहम्मद जो दिल्ली के सुल्तान के आक्रमण को भी क्या कर दिया? विफल कर दिया। इसी कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उनके कार्यकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। ठीक है, आ गया। तो क्या हो गया? डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ये क्या है? असत्य कथन है। अगला है, चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 52, रावल जेतर सिंह के शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी के दौरान हुए साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथन नंबर 1 क्या है? जेतर सिंह के दरबारी विद्वान जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन नामक नाटक की रचना की। बिल्कुल सही है, जिसमें इल्तुतमिश को हमीर मतलब हमीर क्या कहा है? अमीर कहकर संबोधित किया गया है। द्वितीय कथन है, इस काल में मेवाड़ में चित्रकला की नींव पड़ी। किसके काल में? रावल जेतर सिंह के काल में। इसका प्रमाण जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी आहार में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल सही है। जेतर सिंह के शिलालेखों और प्रशस्तियों के रचयिता के रूप में पार्श्वनाथ और रत्न प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों का नाम प्रमुखता से आता है। बिल्कुल सही है। अगला है, जेतर सिंह ने सोमगीत गोविंद, देखो ध्यान से देना, एग्जामिनर आपको यही मतलब आपका क्वेश्चन गलत करवाएगा। जेतर सिंह ने सोमगीत गोविंद पर
रसिक प्रिया नामक टीका लिखकर मेवाड़ की साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाया था। क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है? गलत है। क्योंकि गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक प्रसिद्ध टीका महाराणा कुंभा, जिसका कार्यकाल था 1433 से 1468 ईस्वी में लिखी थी, न कि जेत्र सिंह के शासनकाल में। तो जेत्र सिंह का काल है वो साहित्यिक संरक्षण काल था, लेकिन स्वयं लेखन का इतना विस्तार जो हुआ है वो जेत्र सिंह के काल में नहीं हुआ। जेत्र सिंह इतना स्वयं नहीं लिखते थे जिसके मुकाबले महाराणा कुंभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो नहीं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। डी गलत हो गया और ए गलत हो गया। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 53। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार मतलब आक्रमण करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह, तारीख ए इलाही भी कहते हैं, में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया, लेकिन इसमें रानी पद्मिनी के प्रसंग का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है। आंखों देखा हाल किसमें? आंखों देखा हाल किसका है? अमीर खुसरो की पुस्तक है। क्या नाम है? ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, क्या है पुस्तक? खजाइन उल फुतूह या तारीख ए इलाही में युद्ध का आंखों देखा क्या है? वर्णन किया गया है, परंतु इसमें कहीं भी रानी पद्मिनी के प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। कथन नंबर द्वितीय है, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट है। कई इतिहासकार कहते हैं कि देखो पद्मावत ने कितने साल बाद में इसका की रचना की, जबकि घटना कब की है? 1303 ईस्वी की है। तो ध्यान देना, ये इतिहास है जिसमें इस युद्ध का मुख्य कारण रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की सुल्तान की मनसा या लालसा को बताया गया है। यह भी बिल्कुल सही है। घेराबंदी के दौरान रावल रतन सिंह के 2 वीर सेनापति, आपको पता है गोरा और बादल किसके थे? चाचा और बच्चा थे। किसके थे? ये रानी पद्मिनी की थे। ठीक है, वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फोर्थ कथन है, विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र खिजका को सौंपा। बिल्कुल सही है। और इसका नाम बदलकर खैराबाद किसका किया था? सिवाना दुर्ग का किया था। मैंने बताया था क्या किया था? चित्तौड़ का क्या नाम? खिरजाबाद किया था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ये क्या था? खिरजाबाद। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके और उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कथन ए है, रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं द्वारा जोहर किया गया, जो मेवाड़ का क्या कहलाता है? प्रथम शाखा। तो क्या ये सत्य है? ठीक है, बताइए। ये असत्य कथन है। ठीक है, क्यों है? देखो, रावल रतन सिंह, यद्यपि रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोर हुआ, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जोर करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? 16,000 नहीं थी। कितनी थी? मात्र कितनी थी? 1600 महिलाएं थी। कितनी थी? 1600। ऐसे क्वेश्चन आजकल आरपीएससी एक फैक्ट के रूप में डाटा में अक्सर आपको पूछती है। ठीक है, तो इनकी कितनी थी? मात्र 1600 थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अतिशयोक्ति रूप में, जिसे आधुनिक इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने क्या 16,000 की संख्या का उल्लेख किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो कि इतिहास में इसे अतिशयोक्ति माना जाता है, इसलिए प्रमाणिक नहीं है। अन्य कथन में, जैसे अपन और कथनों के बारे में चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद में
बाद वहां की जनता का कत्लेआम लगभग 30,000 लोगों के करने का आदेश दिया, ये भी सही है। गोरा बादल का संबंध पद्मावत के अनुसार सिंहल द्वीप श्रीलंका से था, क्योंकि वो रानी पद्मिनी के साथ चित्तौड़गढ़ आए थे, चाचा और भतीजा थे। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के गंभीरी नदी के पुल पर बने अभिलेख 1310 ईस्वी में यह पुष्ट होती है कि खिज़्र ने यहाँ एक मकबरे का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो गंभीरी नदी के पुल के पास एक अभिलेख बना हुआ है, कब का है? 1310 ईस्वी का है ना? वहां यह पुष्टि हो जाती है कि खिज़्र ने यहाँ एक मकबरे का निर्माण करवाया था। अतः उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि वास्तविक तौर पर 1303 के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज़्र खां के नाम पर खिज़्राबाद किया था। यह पुष्टि करता है, यह अभिलेख 1310 ईस्वी का अभिलेख इसकी पुष्टि करता है, इसलिए इतिहासकार इसे प्रमाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका असत्य कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, मेवाड़ के राणा हमीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ को मालदेव सोनगरा के पुत्र बनवीर से छीनकर पुनः गुहिल वंश मतलब सिसोदिया सागा के अधीन किया था। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषमघाटी पंचानन मतलब विकट परिस्थितियों में शेर के समान जो व्यवहार करता है उसके समान बताया गया है या विभूषित किया गया है। बिल्कुल सही कथन है। कथन नंबर 3 है दिल्ली और हमीर और दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान कौन था उस टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य सारसू का युद्ध नहीं हुआ। क्या? सिंगोली का क्या हुआ था? सिंगोली का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? सिंगोली का युद्ध हुआ था। तो ये हो क्या? गलत। ठीक है। 4th है राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग में अपनी कुल देवी बाण माता मतलब अन्नपूर्ण माता के मंदिर का निर्माण किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपनी जो कुल देवी है, किसकी कुल देवी है? किसकी है? अब ये किसकी होगी? सिसोदिया सागा के की कुल देवी होगी कि बाण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्या हो गया इसमें? थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए आप, तो इसमें ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, मेवाड़ के महाराणा मोकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला कथन है मोकल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बिल्कुल सही है, जिसे वर्तमान में मोकल जी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मोकल ने क्या किया? समदेश्वर मंदिर का निर्माण मतलब जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। जीर्णोद्धार मतलब उसमें और मतलब विकसित किया उसको। ठीक है, ये है। और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? इसका मोकल जी का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कथन सत्य है। द्वितीय है उन्होंने अपने पिता लाखा के समय शुरू हुए देखो मैंने कहा था, देखो एकलिंग जी मंदिर परकोटे, देखो एकलिंग जी का भव्य मंदिर किसने बनवाया? शुरुआत में बप्पा रावल ने बनवाया था। और आगे मैंने ये कहा था कि एकलिंग जी खुद मतलब वहां के शासक एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं और सोम को दीवान मानकर वहां मेवाड़ में क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो आगे है उन्होंने मतलब किसने? मोकल ने अपने पिता लाखा के समय शुरू हुए क्या एकलिंग जी मंदिर के परकोटे का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया। तो मोकल ने क्या क्या करवाया? देखो पहले क्या कर दिया उसने? समदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया। उसके बाद में एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया। तृतीय है, ये भी सही है, मोकल के दरबार में फणा मना और विशाल, ये आप अभी नोट कर लो। क्या? मोकल के दरबार में फणा मना और विशाल जैसे प्रसिद्ध क्या थे? शिल्पकार थे, मतलब निवास करते थे या विराजमान होते थे। तो ये भी क्या है? सही है। ये आप इसको याद करने बिल्कुल नया फैक्ट है। ठीक है। मोकल के दरबार में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फणा मना और विशाल जैसे प्रसिद्ध शिल्पकार निवास करते थे या वहां अपनी शोभा बढ़ाते थे। ठीक है। 4th है 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा कहाँ है? जिलवाड़ा कहाँ है? राजसमंद नामक स्थान पर गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध
अभियान के दौरान चाचा, मेरा और महपा परिवार ने मोकल की हत्या कर दी थी और उसके बाद में फिर क्या करेगा, इनकी हत्या का बदला कौन लेगा, मारना कुंभा लेगा, जो मोकल का क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो महाराणा कुंभा आ गया। महाराणा कुंभा से अक्सर एग्जाम में बहुत सी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज आप यहाँ से अच्छे से एक बार इन क्वेश्चंस को देखना है आपको। तो हम करते हैं यहाँ महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के सैन्य अभियान और संधियों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। कथन नंबर 1 है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 में, बिल्कुल सही है। और क्या था इस युद्ध में, कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खुलजी को क्या कर दिया, हरा दिया। और इसी के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में कुंभा ने क्या बनाया, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कर दिया। तो कथन यही कह रहा है, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2, अब इसे ध्यान देना कहां एग्जाम में आपको फंसाता है, ये बहुत अच्छा है। कथन नंबर 2, बदनौर का युद्ध कब हुआ, हुआ तो 1457 ईस्वी में, परंतु अब देखो इस युद्ध में कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसका क्या होगा, बदनौर का युद्ध किससे संबंधित है, तो यह है इस युद्ध में महाराणा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराया, पराजित किया और क्या किया, विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं चंपानेर की संधि इससे पहले होती है जस्ट 1456 में, उसमें क्या था, उसमें देखो यह संधि गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य कुंभा को संयुक्त रूप से हराने के लिए हुई थी। मैं आराम से बता दूं ये चीज कि देखो चंपानेर की संधि हुई, वो चंपानेर संधि कब हुई, 1456 ईस्वी में। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या एक रणनीति बनाई कि क्या करेंगे, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य एक समझौता होगा और दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, कुंभा को हराएंगे। परंतु ये संधि हो गई, फिर संधि के पश्चात क्या करते हैं, युद्ध होता है। और युद्ध का वो कौन सा है, बदनौर का युद्ध कब होगा, 1457 में। और 1457 में युद्ध होगा और इसमें कुंभा क्या करेगा, मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं क्या कर देगा, पराजित कर देगा पूरी तरह से। और इस विजय के उपलक्ष्य में फिर बदनौर में ही क्या करेगा, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाएगा। आपको अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से याद रखना। तो ये दोनों क्या है, ये है गलत है। अगला है आवल बावल की संधि, ये फैक्ट रखना। आवल बावल की संधि कब हुई, 1453 में। उसके बाद में होती है चंपानेर की संधि, कब होगी, 1456 में। उसके बाद में क्या होगा, बदनौर का युद्ध। और बदनौर का युद्ध कब होगा, 1457 में। बदनौर के युद्ध में देखो चंपानेर की संधि में क्या करेंगे, मतलब गुजरात और मालवा, गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के महमूद खिलजी आपस में एक षड्यंत्र करेंगे कुंभा को हराने के लिए। फिर वो बदनौर में जाएंगे, कब, 1457 में। वहां उनकी रणनीति फैल होती है और कुंभा इन दोनों को क्या करता है, बुरी तरह से पराजित करता है। और फिर वहीं बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। उसके पश्चात आवल बावल की की जो संधि है वो कब की है, 1453 में। यह संधि कुंभा और राव जोधा, कुंभा कहाँ का था, मेवाड़ का, और राव जोधा मारवाड़ के मध्य होता है, जिसने मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। और सोजत पाली को सीमा माना गया। मतलब ये क्या हो गया, मेवाड़ और ये मारवाड़, और ये था सोजत। क्या था, सोजत। कहां पड़ता है सोजत, पाली में। यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, जय टैग भी है इसको, ठीक है। तो इसे क्या, इन सीमा, इसकी मध्य सीमा, उपनिष्ठ सीमा क्या माना गया, सोजत पाली को। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 4 इज ए राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य और शैल गुरु जैसी अनेक उपाधियां प्राप्त हुई थी। उनके साहित्यिक योगदान के बारे में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो ध्यान से देखना, कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी, बिल्कुल सही है। और संगीत
पर संगीत राज नामक वृहद ग्रंथ की क्या कर दी, रचना कर दी। ये भी सही है। अगला ऑप्शन है कि संगीत राज ग्रंथ 5 कोशों, इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना कि संगीत राज ग्रंथ 5 कोशों नृत्य, पाठ्य, वाद्य, गीत और रस में विभक्त है, जिसे संगीत का विश्व कोश कहा जाता है। सिंपल रूप से आपसे यह कह दे कि संगीत राज जो ग्रंथ है वह कितने कोशों में विभक्त है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में या 5 में। तो ऑप्शन क्या होगा, 5 इज ए राइट आंसर। और 5 कौन से होंगे, नृत्य, पाठ्य, वाद्य, गीत और रस में। तो ये भी क्या है, सही है। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की और संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध जैसे ग्रंथों की क्या कर दी, रचना कर दी। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, कुंभा के दरबारी विद्वान कान्हा व्यास ने एकलिंग महामात्य का राजवर्णन प्रथम भाग है लिखा था, जबकि शेष भाग कुंभा ने स्वयं लिखा था। क्या कुंभा ने क्या स्वयं लिखा था, नहीं, कुंभा ने स्वयं नहीं लिखा था। तो यह एकलिंग महामात्य का प्रथम भाग जो राजवर्णन है स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा था, लेकिन शेष ग्रंथ की रचना उनके दरबारी विद्वान कान्हा व्यास ने की थी। तो बस एग्जामिनर ने आपको यही बता दिया कि जो प्रथम भाग था वो तो स्वयं कुंभा ने लिखा, ठीक है, परंतु उसके पश्चात जो जितना भी शेष भाग है वह उसके दरबारी कवि कान्हा व्यास ने लिखा था। तो इसने ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो असत्य कथन के लिए ये सही हो गया। अगला है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 59। कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। उनके निर्माण कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों का क्या कीजिए, आप मिलान कीजिए। क्या कीजिए, मिलान कीजिए। करते हैं मिलान, क्या करते हैं, देखो, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल बिजली के गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुई, जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने कराया, ठीक है। फिर वहीं विजय स्तंभ की 3री मंजिल, ये अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लगभग 9 बार क्या अंकित है। वहीं विजय स्तंभ का मुख्य स्वरूप क्या है, भगवान विष्णु को समर्पित भारतीय मूर्ति कला का इसे विश्वकोश भी कहते हैं। और विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल में क्या बच गया, सेकंड, द्वितीय कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्रि और महेश द्वारा रचित है। तो ए में 4 हो गया, ए में 4 नहीं, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इसे बहुत अच्छे से याद करना, मैं रिपीट कर रहा हूं। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हुई और इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। क्या फिर विजय स्तंभ की 3री मंजिल अल्लाह शब्द क्या अरबी भाषा में 9 बार लिखा गया है। वहीं विजय स्तंभ का जो मुख्य स्वरूप है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, मतलब इसे भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं, विश्वकोश भी कहते हैं। आगे है विश्व स्तंभ, मतलब विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। कौन सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का है, विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर है, जिसकी रचना किसने की थी, अत्रि और महेश ने। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। महाराणा सांगा के प्रारंभिक सैन्य अभियानों और विभिन्न शत्रुलंतों के साथ उनके संघर्षों के मध्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो महाराणा सांगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा सांगा के मतलब वहां से भी आपको लगभग एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप प्लीज इन्हें ध्यान से देखना। पहला कथन है, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। क्या सही है, हाँ हुआ, ठीक है। सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन इस युद्ध में सांगा ने अपना बायां हाथ खो दिया। बताओ क्या बायां हाथ खोया था या दायां हाथ खोया था, बताओ कमेंट कीजिए।
बायां हाथ ही खोया था, ये भी सही है, और एक पैर से क्या हो गए थे, विकलांग हो गए। तो ये कथन एक बिल्कुल सत्य है। गागरोन का युद्ध कब हुआ? उसके 2 साल बाद 1519 ईस्वी में। सांगा ने मालवा, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर उसे 6 माह तक बंदी बनाकर रखा और बाद में उसका आधा राज्य वापस कर शौर्य और उदारता का परिचय दिया। देखो कितने दानवीर होते थे पहले की, जो कितनी नैतिकता, कितनी मौलिकता होती थी वहां के शासकों में। यहाँ अपने राजस्थान में राणा सांगा ने क्या किया? सबसे पहले तो गागरोन के युद्ध कब हुआ? 1519 में हुआ। इसे हरवा दिया, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया और फिर बाद में 6 माह तक बंदी बनाकर फिर उसको दया आ गई, और दया आने के बाद फिर वापस आधा राज्य उसे क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो उसे दानवीर भी कहा जाने लगा। अगला कथन है, तो ये भी सत्य है। बांडी कहाँ है? धौलपुर में। तो इसे धौलपुर का युद्ध या बांडी का युद्ध कब हुआ? 1518 ईस्वी में। क्या सही है? हाँ सही है, 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापतियों, इनका नाम याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के कौन से सेनापति थे? कौन थे? मियां माकन और मियां हुसैन को सांगा को हराने भेजा, परंतु सांगा ने उन्हें पुनः पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पुनः पराजित कर दिया। खातौली में किया, और खातौली के पश्चात क्या हुआ? बांडी का युद्ध हुआ, और बांडी के युद्ध में पुनः क्या कर दिया? सांगा ने इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति कौन थे? याद रखना, मियां माखन और मियां हुसैन को वापस उन्होंने हरा दिया। तो देखो ये भी क्या हो गया? सत्य हो गया। ये आपको क्रम भी पूछे, कालक्रम के अनुसार बताइए कि बांडी का युद्ध या धौलपुर का युद्ध कब हुआ, ठीक है, इसका खातौली का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, गागरोन का युद्ध कब हुआ। तो प्लीज इनके जो डैड, इनके सन है ना, उन्हें आप ध्यान से याद रखना। आगे है ईडर का संघर्ष। ईडर का संघर्ष में सांगा ने गद्दी पर अपने समर्थक रायमल को बैठाया और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही है। देखो ईडर का संघर्ष हुआ, तो ईडर का जो संघर्ष हुआ था, वो ईडर कहां पड़ता है? यह गुजरात की सीमा के आसपास पड़ता है। और यहाँ के उत्तराधिकार युद्ध में राणा सांगा ने अपने समर्थक रायमल की सहायता की और रायमल को विजय करके ईडर की राजगद्दी पे क्या कर दिया? बिठा दिया। और वहां से फिर इसकी सेनाएं पीछे हट गई। इसकी सेनाएं पीछे, गुजरात के, मतलब गुजरात के सुल्तान था, कौन था बताइए आप? कौन था? मुजफ्फर शाह की सेनाओं को वहां से पीछे हटना पड़ा। तो 4 ऑप्शंस सही हैं। ऑप्शन डी इज ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61। क्या है? बाबर और सांगा के मध्य हुए संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? असत्य हमें ढूंढना है। देखो बयाना का युद्ध कब हुआ? फरवरी 1527 में। बिल्कुल सही है। खानवा से ठीक पहले हुए इस युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। मतलब इसमें सांगा जीत गया और बाबर हार गया, जिससे मुगल सैनिकों का मनोबल अब गिर गया। ठीक है, इतनी बड़ी सेना थी किसकी? बाबर की। ठीक है, फिर अगला है खानवा के युद्ध में सांगा ने राजस्थान के सभी शासकों को विदेशी आक्रांता, कौन था विदेशी आक्रांता? कौन था? बाबर के विरुद्ध संगठित करने के लिए पाती पेरवण या पाती परवण, मतलब इसका मतलब है कि सांगा क्या करेगा? अन्य राजपूत शासकों को विदेशी आक्रांता के खिलाफ, विदेशी आक्रांता कौन था उस टाइम? बाबर के खिलाफ युद्ध करने के लिए एक पत्र लिखता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? पाती परवण की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया कि सब हम सारे जो राजपूत हैं हम एक जगह इकट्ठे होंगे और अब विदेशी आक्रांता मतलब बाबर के विरुद्ध हम युद्ध करेंगे। तो ये भी सही है। खानवा के युद्ध में चंदेरी का शासक मेदिनी राय और मेवात का हसन खां मेवाती सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ये बहुत अच्छा है। कौन कौन है?
खानवा के युद्ध में चंदेरी का शासक कौन था? ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। और मेवात का कौन था? हसन खां मेवाती। ठीक है, हसन खां मेवाती कौन था? मुस्लिम था, परंतु किसके साथ लड़ रहा था? सांगा के साथ लड़ रहा था। सांगा की तरफ से लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये भी सही है। अगला है खानवा डी। खानवा के युद्ध के दौरान सांगा के घायल होने पर, सांगा के खानवा का युद्ध हुआ था कब? 17 या 16 मार्च, सॉरी 17 मार्च 1527, कहीं कहीं 16 मार्च भी दे रखा है। ठीक है, तो युद्ध के दौरान सांगा के घायल होने पर युद्ध का नेतृत्व मारवाड़ के मालदेव ने किया था। क्या मारवाड़ के मालदेव ने किया था? बताइए, आप कमेंट कीजिए। नहीं नहीं, ये मारवाड़ के मालदेव ने नहीं किया था। ये किसने किया था? झाला अज्जा ने किया था। झाला अज्जा ने। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊंगा। देखो, बहुत भयंकर खानवा का युद्ध हो रहा था 17 मार्च 1527 में। राणा सांगा कत्लेआम कर रहा था। कत्लेआम करते करते क्या हुआ कि घायल हो गया। अब क्या हुआ कि राणा सांगा के घायल होने के पश्चात ये खबर फैल गई कि राणा सांगा क्या हो गया? घायल हो गया। तो देखो, सबसे पहले शासक युद्ध में आगे पंक्ति में मतलब युद्ध करता था, उसके पीछे क्या होती थी? सेनाएं होती थी। अब शासक के घायल होने के कारण सेना का क्या हो गया? मनोबल टूट गया। अब उसी मनोबल को बरकरार रखने के लिए तुरंत झाला अज्जा ने उनका जो राज चिन्ह था या मुकुट था अपने सिर पर धारण किया और स्वयं एक शासक की तरह सेना का नेतृत्व किया। उसके पश्चात वापस सेना क्या हो गया? मनोबल बढ़ गया। इसलिए और इसी के ये घटनाएं इतिहास में और भी होंगी, जो हम आगे आने वाले प्रश्नों में आपको बताएंगे। तो इसका क्या होगा? किसने? मारवाड़ के मालदेव ने धारण नहीं किया था, जबकि किसने किया था? झाला अज्जा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 में सांगा की पराजय और उनके बाद की घटनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर का मिलान कीजिए। तो देखो, अपन मिलान करते हैं। क्या है? तुलगुमा पद्धति किसकी है? बाबर ने लाया था। बाबर ने पहली बार भारत में इसका प्रयोग किया था। तो बताइए, ये बाबर द्वारा युद्ध में प्रयोग की गई विशिष्ट सैन्य रणनीति थी। ठीक है। अगला है सहेलदी तंवर रायसेन का वह शासक जिसने युद्ध के अंतिम समय में विश्वासघात कर बाबर से क्या किया था? हाथ मिला लिया था। तो इसमें यह हो गया। बसवा कहां है? दौसा में। घायल सांगा को युद्ध क्षेत्र से निकालने के बाद सबसे पहले यहां उपचार हेतु लाया गया था। अब क्या बचा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सांगा की मृत्यु के बाद उनकी समाधि छतरी कहां बनाई गई? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब देखते हैं, मतलब यह है कि खानवा का युद्ध हो गया। खानवा के युद्ध में हमें क्या क्या विश्लेषण हमें प्राप्त होता है, या उसके समय या उसके बाद में। तो देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ? भारत में क्या हुआ? तुलगुमा पद्धति क्या थी? बाबर द्वारा युद्ध में प्रयोग की गई विशिष्ट क्या थी? सैन्य व्यूह रचना थी, जिसमें सेना को सुरक्षित रिजर्व रखकर पीछे और किनारों से घेरा जाता था। मतलब सेना यहाँ खड़ी है, सुरक्षित कर दिया, और फिर साइडों से आपको चारों तरफ से घेरा जाएगा। वो क्या हो गई? तुलगुमा पद्धति हो गई। अब सैलदी तंवर क्या था? रायसेन का वह शासक युद्ध के अंतिम समय में अपनी सेना के साथ बाबर से जा मिला, जो राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। ध्यान रखना, सैलदी तंवर, देखो, यदि राणा सांगा के साथ रहता तो शायद इस युद्ध का, खानवा के युद्ध का, ये इतिहासकार कहते हैं कि बहुत अलग परिणाम हो सकता था। परंतु सैलदी तंवर ने क्या कर दिया? राणा सांगा से विश्वासघात करके और बाबर से हाथ मिला लिया, जिसका एक सांगा की पराजय का एक प्रमुख कारण इतिहासकार ये भी मानते हैं। अगला है बसवा दौसा। घायल सांगा को युद्ध क्षेत्र से निकालकर सबसे पहले
बसवा कहाँ है? दौसा में लाया गया, जहां उनका क्या हुआ? प्राथमिक उपचार हुआ। फिर उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु की कहाँ हुई? मृत्यु कहाँ हुई? राणा सांगा क्या हो गए? घायल हो गए। कहाँ हो? बसवा दौसा में। ठीक है, तो उसके पश्चात कालपी में क्या होगी? इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात जब इनके अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? मांडलगढ़ में क्या हुआ? इनका भीलवाड़ा है, वहां क्या हुआ? इनका अंतिम संस्कार, और वहीं क्या बना देगी? इसकी छतरी बना देगी। तो ये आपसे प्रश्न पूछ ले कि राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो इसका क्या हो गया? देखो, देखिए आप, पहले में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो देखिए, ए ऑप्शन इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 63, राणा सांगा के व्यक्तित्व और उनके ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। देखिए, कथन नंबर 1 है, सांगा को सैनिकों का भग्न अवशेष की संज्ञा कर्नल जेम्स टोड ने दी थी, क्योंकि उनके शरीर पर कितने थे? लगभग 80 घाव थे। तो यह बिल्कुल सही हो गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में सांगा को भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा कहा है। ध्यान से देना, बाबर ने अपनी आत्मकथा, क्या है बाबर की आत्मकथा? क्या है? तुजुक ए बाबरी में सांगा को भारत का सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक बताया है। थर्ड कथन है, तीसरा है, सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, मालवा के महमूद खिलजी, गुजरात के मुजफ्फर शाह, तीनों सल्तनतों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बिल्कुल सही है। सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को कालपी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में जहर दिए जाने के कारण हुई। तो ये क्या हुआ? चारों कथन क्या है? सत्य हैं। अगला, हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। महाराणा सांगा के व्यक्तित्व और उनकी ऐतिहासिक भूमिका के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र भट्ट के विचारों और उनके ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन अभी मार्केट में अभी नया है, तो इसकी संभावनाएं पूरी है। देखो, डॉक्टर राजेंद्र भट्ट ने सांगा को भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू सम्राट कहा। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र भट्ट ने, जिसने भारत से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारत के सभी राज्यों को एक ध्वज के नीचे क्या किया था? संगठित किया था। मैंने कहा था पांचीपर्वण। अब है, डॉक्टर भट्ट के अनुसार खानवा के युद्ध से सांगा की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी परंपरागत युद्ध शैली हाथियों का प्रयोग थी, जो बाबर की आधुनिक जो तुलगुमा पद्धति और बारूद के सामने निष्प्रभावी सिद्ध हुई। ये भी सही है। डॉक्टर भट्ट ने अपनी व्याख्याओं में सांगा के उस राजनीतिक विवेक की प्रशंसा की है जिसके तहत उन्होंने हसन खां मेवाती, ध्यान देना, हसन खां मेवाती और महमूद लोदी जैसे मुस्लिम शासकों को अपने पक्ष में करके एक राष्ट्रीय युद्ध का स्वरूप दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, फोर्थ है, उनके अनुसार सांगा का संपूर्ण, किसके अनुसार? डॉक्टर राजेंद्र भट्ट के अनुसार सांगा का संपूर्ण जीवन सतत संघर्ष का प्रतीक था और उसकी मृत्यु ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को स्थायी बनाने में अनजाने में क्या कर दिया? सहयोग कर दिया। मतलब यह है कि राणा सांगा इतना उत्तर भारत में इतना शक्तिशाली शासक था, उसके हारने के पश्चात यह कहा जाने लगा कि अब कहीं न कहीं मुगल प्रभाव भारत में, मुगल साम्राज्य भारत में अपनी नींव को मजबूत करेगा। तो चारों कथन क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 इतिहासकार और विचारक दे रखे हैं और सूची 2 को सांगा के संदर्भ में दिए गए मत और उपाधियों से क्या करना है? आपको मैच करना है, सम्मिलित करना है। अब क्या है? इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राणा सांगा को सैनिकों का क्या कहा? भग्ना अवशेष कहा। बिल्कुल सही है। बाबर तुजुक ए बाबरी, बताइए, तुजुक ए बाबरी में सांगा को क्या कहा? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया। वहीं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा कि खानवा की हार को सांगा की व्यक्तित्व हार नहीं
दो संस्कृतियों और दो प्रणालियों का संघर्ष माना जाता है। दो युद्ध प्रणालियों का संघर्ष माना, मतलब दो संस्कृतियां, एक क्या हिंदू एक मुस्लिम। दो युद्ध प्रणाली कौन सी हो गई? एक हो गई परंपरागत हो गई और दूसरी तुर्कमा पद्धति हो गई। ठीक है, अगला है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने क्या कहा है? राणा सांगा को हिंदू राष्ट्र का अंतिम प्रतीक और महान हिंदू सम्राट माना। कितने महान शासक थे महाराणा सांगा। ठीक है, तो ए में हो गया 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी में हो गया 3, सी में हो गया 4 और डी में हो गया तो ए। तो ए इज ए राइट आंसर।